नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब बात करते हैं मुख्य समाचारों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के हालात और वैक्सीन पर की अहम बैठक। कहा, वैक्सीन वितरण के लिए चुनावों की तरह हो रणनीति, जहां हर स्तर के सरकारी तंत्र और समाज की होती है भागीदारी। कोरोना के खिलाफ जंग में आई थोड़ी राहत की खबर। लगातार गिरावट के साथ सक्रिय मामलों की संख्या 1.5 महीने में पहली बार 8 लाख के नीचे। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 87.78% हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की सरकारी खरीद जारी। अब तक 69.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। 6 लाख किसानों को एमएसपी के तहत 13,128 करोड़ रुपए का भुगतान। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। आरजेडी की अगुवाई वाले गठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुंगेर में की जनसभा। और शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्रि देश भर में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। गरीबों और वंचितों के जीवन में बदलाव लाने का मांगा आशीर्वाद। और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन बनने के साथ ही उसे सभी मरीजों को उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को सभी जरूरतमंद लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए सरकार के प्रत्येक तंत्र और समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि ये ठीक उसी तरह की रणनीति होगी जैसे चुनावों में अपनाई जाती है। प्रधानमंत्री आज कोविड-19 की स्थिति, वैक्सीन के वितरण और उसे जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर विचार के लिए बैठक कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया कि भौगोलिक अड़चनें जनता को जल्द से जल्द वैक्सीन मिलने के रास्ते में आड़े नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को देश के कोने कोने पहुंचाने और इसे लोगों को लगाने की रणनीति तुरंत तैयार होनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कोल्ड स्टोरेज चेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, सिरिंज की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव कराने और विपदाओं से सफलतापूर्वक निपटने का बड़ा अनुभव है। इस अनुभव का इस्तेमाल वैक्सीन वितरण और उसे लोगों को दिए जाने के लिए करना चाहिए। इस प्रयास में राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर और सिविल सोसाइटी से लेकर आम नागरिकों और विशेषज्ञों को भी शामिल करना होगा। भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन ट्रायल के अग्रिम चरण में हैं। इनमें से 2 वैक्सीन अपने फेज 2 ह्यूमन ट्रायल्स में हैं, जबकि 1 वैक्सीन फेज 3 ट्रायल में है। इसी बीच पिछले 3 हफ्तों में भारत में कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि त्योहारों के मौसम में वे खास तौर से सावधानी बरतें। उन्होंने जनता से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने जैसी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए इस ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारतीय दवा निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को मंजूरी दे दी है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में 3 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इनमें से एक तीसरे चरण में है।
उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत जल्द ही कोरोना वायरस के टीके का घरेलू स्तर पर उत्पादन शुरू करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पर व्यवहार के विषय पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और CSIR के संस्थान प्रमुखों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम और त्योहारों को देखते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 2.5 महीने बहुत अहम हैं। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और कोरोना को फैलने से रोकें। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो एहतियात में कमी न करे और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करे। और इस बीच देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। 1.5 महीने में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख से नीचे पहुंच गई है। इससे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित इलाज करा रहे मरीजों की जो संख्या थी वो 1 सितंबर को 8 लाख से नीचे थी। देश में स्वस्थ होने की दर भी 87.78% हो गई है। हर दिन बड़ी तादाद में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों के साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। 1.5 महीने में पहली बार कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख से नीचे पहुंच गई है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,95,087 है, जो कुल मामलों का 10.7% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62,212 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 74,32,681 हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.78% हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 70,000 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 65,24,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.52% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटे में 837 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,12,998 हो गई है। बीते 24 घंटों में 9,99,090 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक कुल 9,32,54,017 नमूनों का परीक्षण हो चुका है। कोरोना के चलते बंद पर्यटक स्थल अब जनता के लिए खुल रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तकरीबन 7 महीने के बाद फिर से खुल गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों के लिए गुजरात सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं केरल में आस्था का केंद्र सबरीमाला मंदिर श्रद्धालु के लिए खोल दिया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंदिर में दर्शन के लिए कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है। इसके अलावा एक दिन में 250 लोगों को ही दर्शन करने की इजाजत दी गई है। वहीं IRCTC ने नई दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद, मुंबई के बीच तेजस एक्सप्रेस शुरू कर दी है। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए बुकिंग सुविधा irctc.co.in पर उपलब्ध है। IRCTC के मुताबिक ट्रेन में लोगों के बीच सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के लिए एक-एक सीट को खाली रखा जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीदारी जारी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 15 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,09,000 किसानों से 69,53,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल और जम्मू कश्मीर के किसान शामिल हैं। किसानों को अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 13,128 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ सत्र 2020 के लिए 41,67,000 मीट्रिक टन दलहन
और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,23,000 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद के लिए भी मंजूरी दी जा चुकी है। जीएसटी कॉम्पनसेशन का मुद्दा सुलझने के एक दिन के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को उनके विवेक, समझदारी और सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये कदम राष्ट्रीय हित में है। राज्यों को लिखे एक खत में वित्त मंत्री ने इस स्कीम के बारे में विस्तार से बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी कॉम्पनसेशन का मुद्दा सुलझाने के लिए राज्यों का शुक्रिया अदा किया है। राज्यों को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि राज्यों की सलाह पर ही केंद्र सरकार रकम उधार ले रही है, जिसे कर्ज के रूप में राज्यों को दिया जाएगा। इससे राज्यों को धन मिलने में आसानी तो होगी, साथ ही उन्हें ज्यादा ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें ब्याज और कर्ज के बोझ से जुड़ी राज्यों की चिंता की जानकारी थी और उनका प्रयास था कि राज्यों को ऐसी किसी भी स्थिति से हर हाल में बचाया जाए। इसीलिए केंद्र ने रकम का इंतजाम कुछ इस तरह किया कि राज्यों पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ न पड़े। चालू वित्त वर्ष के दौरान जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में करीब 3 लाख करोड़ रुपए की कमी आने की आशंका है, जिसमें कॉम्पनसेशन सेस ही करीब 65,000 करोड़ रुपए कम है। इस हिसाब से बाकी कमी 2.35 लाख करोड़ की होती है। इस 2.35 लाख करोड़ में 1.10 लाख करोड़ रुपए की कमी जीएसटी के लागू होने के कारण हो रही है। इस रकम का इंतजाम केंद्र सरकार बोरोइंग यानी उधार लेकर करेगी और राज्यों को देगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया के नियमन की राह खोल दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डिजिटल मीडिया के लिए कई सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है। साथ ही डिजिटल न्यूज मीडिया में 26% एफडीआई की नीति भी स्पष्ट कर दी गई है। सरकार ने कहा है कि वो डिजिटल मीडिया के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। यही नहीं, सरकार ने ये भी कहा है कि वो इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। डिजिटल मीडिया कर्मियों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की तरह सरकार की तरफ से अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। पीआईबी मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी सीजीएचएस लाभ के साथ साथ रियायती रेल किराया मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ले सकते हैं। बयान के मुताबिक सरकार के डिजिटल विज्ञापन भी संचार ब्यूरो के माध्यम से इन्हें दिए जाएंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ बातचीत के लिए स्वयं नियामक समूह बना सकेगी। बयान में कहा गया है कि 18 सितंबर 2019 में केंद्र की तरफ से डिजिटल न्यूज़ मीडिया को 26% एफडीआई की इजाज़त दी गई थी। इसको ध्यान में रखकर डिजिटल प्लेटफॉर्मों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलने वाली सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं, खबरों से जुड़े डिजिटल मीडिया में 26% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया है। उद्योग और आंतरिक विभाग संवर्धन विभाग DPIIT ने कहा है कि इन कंपनियों को इस स्पष्टीकरण के जारी होने के 1 साल के भीतर अपनी एफडीआई निवेश को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ 26% तक लाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल अगस्त में प्रिंट मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार या सूचनाएं अपलोडिंग या स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में सरकारी मंजूरी के साथ 26% एफडीआई निवेश को अनुमति दी थी। विभाग ने कहा है कि एफडीआई नीति का अनुपालन उस इकाई की जिम्मेदारी होगी जिसमें निवेश किया जाना है। ऐसी कंपनी को कुछ और शर्तों का भी पालन करना होगा। साथ ही ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल में ज्यादा निदेशक भारतीय नागरिक होने चाहिए और उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी भारतीय होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साबगोई से कहा कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की हत्या ने चीन के साथ संबंधों को गहरी क्षति पहुंचाई है। इसने भारतीय जनमानस को भी हिलाकर रख दिया। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को भी इस घटना ने प्रभावित किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के बीच बहुत कुछ बदल गया है।
और अब दोनों देशों के बीच पहले वाला रिश्ता नहीं रहा। शुक्रवार को न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक समारोह को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की हत्या ने दोनों देशों के संबंधों को गंभीर तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। When you had, friction points, which was large number of troops at different points, very close to each other, then something, tragic like what happened on 15th of June happened. And, to underline the enormity of that, it was the first military casualty we had after 1975. So really, it's a very big deal. Yeah. So what it has done is it has obviously had a very deep public impact, a very major political impact, and it has left the relationship profoundly disturbed. कोरोना महामारी के बीच चीन की सेना ने पहले हुए सभी समझौतों का उल्लंघन करते हुए 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि चीन ने 30 सालों के सभी समझौतों का उल्लंघन कर भारत चीन सीमा पर शांति को भंग कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गलवान घाटी में चीन का हिंसक बर्ताव बिल्कुल अनपेक्षित था। Even though both the countries had the border dispute going on for several decades, along with the security competition, India took comfort in the fact that there had been no violence on the line of actual control. But the clash at Galwan Valley on June 15 completely changed these dynamics. The loss of lives of the Indian soldiers was unexpected, and that too when the process of disengagement was ongoing. भारत और चीन के बीच पिछले 30 सालों तक कोई हिंसक झड़प नहीं हुई थी, क्योंकि कई समझौतों ने दोनों देशों के बीच शांति का अच्छा माहौल बना रखा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। इस दौर में 17 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर है। दूसरे चरण में जिन जिलों के विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, पटना और नालंदा जिले शामिल हैं। पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों के लिए 28 अक्टूबर और तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। तीनों चरणों के वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस और वाम दल समेत गठबंधन के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। बदलाव का संकल्प शीर्षक के इस घोषणा पत्र में बेरोजगारों के लिए स्थायी नौकरी से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक तमाम वायदे किए गए। संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा जोर बेरोजगारी दूर करने पर है। तेजस्वी यादव ने दोहराया कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख बेरोजगारों को पक्की सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। ये भी वादा किया गया कि सरकारी नौकरी में बहाली के लिए छात्र छात्राओं से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन शुरू करने की बात कही गई। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इनका काम सिर्फ घोषणाएं करना है, काम करना नहीं। बिहार की जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। जिनका नारा ही था ज़मीन हड़पो, तो ज़िंदगी भर जो पार्टियां किसानों की ज़मीन हड़पती रही वो ज़मीन की किसानों की बात कर रही है। जो लोग पैसा लेकर नौकरी देते रहे
वो लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, और जो लोग नियोजित शिक्षकों को कथित अयोग्य हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता है, उनको करें कि हम समान वेतन समान काम देंगे, तो ये लोग केवल घोषणा कर सकते हैं, केवल बोल सकते हैं, ये कुछ दे नहीं सकते हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के नेता चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंगेर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार के विकास कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांगे। मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे, पॉलिटेक्निक खुल रहे, आईटीआई खुल रहे। पिछले 5 सालों में मानव संसाधन तैयार करने वाले सारे कॉलेजेस, सारी इंस्टीट्यूशन इस बिहार में आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी ने शुरू की। तो आने वाले दिनों में मेरे बिहार का बेटा पढ़ेगा तो मानव संसाधन बनेगा, मानव संसाधन बनेगा तो खुद भी रोजगार पाएगा और औरों को भी रोजगार देगा। एक नई नीति इस बिहार के अंदर हमारे मोदी जी और नीतीश जी के माध्यम से आई है। 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी नामांकन पत्रों की जांच का काम आज पूरा हो गया। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर है। उपचुनाव के लिए सभी सीटों पर मतदान 3 नवंबर को होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। जिन राज्यों में विधानसभा उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा 28 सीटें मध्य प्रदेश से हैं। गुजरात की 8, उत्तर प्रदेश की 7, जबकि झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और नागालैंड की 2-2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तेलंगाना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की 1-1 सीट पर भी 3 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस ने आज 52 बिंदुओं का वचन पत्र जारी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में वचन पत्र जारी किया। इसमें किसान कर्ज माफी और बिना ब्याज के कर्ज देने समेत कई तरह के वादे किए गए। पत्रकार बंधुओं, विशेष रूप से इस वचन पत्र के बारे में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि जिस वचन पत्र को आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। हर साल दुनिया भर में आज का दिन गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस साल की थीम सभी के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय की चुनौती पर ध्यान केंद्रित करना है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अधिक समतामूलक समाज के निर्माण का आह्वान किया। और अब बात शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना के पर्व नवरात्रि की। घरों से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं ने व्रत उपवास रखते हुए भक्ति भाव के साथ घर में पहले घट स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना की। इसके बाद वो मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए गए। नवरात्रि के 9 दिन के दौरान मां दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजन किया गया। कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार समेत देश के प्रमुख शक्तिपीठों से लेकर दिल्ली और मुंबई के विभिन्न मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शनों के लिए भक्त पहुंचे। कोरोना से में सब बंद हो रखे थे, सभी घर में बंद हो गए थे। अब उनको बाहर निकलने का थोड़ा सा रिलीफ मिला है। यात्रा भी शुरू कर दी गई है सरकार के द्वारा। इससे लोगों को में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लोग भक्तजनों में जोश नज़र आ रहा है। काफ़ी खुशी से लोग जा रहे हैं माता के दर्शन करने, आशीर्वाद पाने। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ ध्यान रखा गया है। रिंग बनाए गए हैं यात्रियों के लिए, रिंग भी बनाए गए हैं। कुल मिला के सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा महसूस किया है यहाँ। कुछ लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि नवरात्र में वैष्णो देवी जाएंगे, हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, उम्मीद से बढ़कर हुए। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, हमें खड़ा होने का भी टाइम मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा की।
मां दुर्गा के सबसे सिद्ध मंदिरों में से एक असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के अलावा कानपुर और शिमोगा समेत अनेक स्थानों पर भक्त इसी तरह देवी के दर्शन करने पहुंचे। कोरोना महामारी के चलते इस बार नवरात्रि का त्योहार कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार मनाया जा रहा है, जिसमें मास्क के इस्तेमाल और 2 गज की दूरी समेत भक्तों के लिए सभी गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने भी रामेश्वरम में समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्र में 9 दिन तक शक्ति की आराधना की और 10वें दिन रावण का वध किया। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज हस्तियों ने देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय माता दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नवरात्रि तप, साधना और शक्ति उपासना का प्रतीक है। नवरात्रि के महापर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन की शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील कि कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। त्योहारों के मौसम में भी आप हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।